Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss AC containing AC across capacitor only. In the last class we shall discuss about AC across inductor only, यानी कि AC को जब इंडक्टर्स में कनेक्ट किया जाए. आज जो है हम लोग पढ़ेंगे AC across कैपेसिटर ओनली, यानी कि जब AC को कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा उसको देखते हैं. यानी ये है हमारा कैपेसिटर, इसको हम कनेक्ट कर दें एक AC करंट से. ओके, ये है कैपेसिटर C और यहाँ एक AC लगाया गया है जिसका EMF है E = E0 sin ओमेगा t. ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट an alternating EMF E = E0 sin ओमेगा t. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें. is connected across a capacitor of capacity C, then charge is stored through capacitor is given by चार्ज Q = क्या होता है, Q = होता है C × V. ठीक, अगर हम देखें तो कैपेसिटर की वैल्यू C है और वोल्टेज जो यहाँ पर लगा हुआ है इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट अगर चार्ज की हम बात करें तो हमारा ये हो जाएगा E, और E का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C × E का वैल्यू हो जाएगा E0 sin ओमेगा t. ठीक है, एट एनी इंस्टेंट लिख लेते हैं, एनी इंस्टेंट t. ठीक है, किसी टाइम t पर जो चार्ज का स्टोरेज है कैपेसिटर के थ्रू वो हमारा मिल गया C∈0 sin ओमेगा t. ओके, अब हमें चाहिए करंट. यहाँ हम लिखेंगे since we know that I = dq/dt. ठीक है, करंट = क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. dq, q के प्लेस पर हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा C∈0 sin ओमेगा t अपॉन dt. यानी कि हम Ce0 sin ओमेगा t को अगर हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो जो डिफरेंशिएशन हमारा होगा C और E0 बाहर चले आएंगे, E0 C ये बाहर चला आएगा,
साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी, और चूंकि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ओमेगा टी मौजूद है तो इसको हम फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा ओमेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये मिला। अब जो है हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इस ओमेगा को मैं इधर लिख ले रहा हूं ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको वोल्टेज के टर्म में लिखना चाहें, वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस के टर्म में, तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई नॉट अपान 1 अपान सी ओमेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ई नॉट के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आपको मिल जाएगा। आगे लिखेंगे हम कॉस ओमेगा टी। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो फंक्शन होता है करंट का वो होता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये आई नॉट है। ठीक है, इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये आई नॉट है। लेट ई नॉट अपान 1 अपान सी ओमेगा इज इक्वल्स टू आई नॉट, हमने मान लिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, अब I इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, इस पूरे के प्लेस पर हम आई नॉट प्लेस कर देंगे, हो जाएगा ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और अगर कॉस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो जाएगा आई नॉट, इसको साइन ओमेगा टी में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। दूसरे क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सॉरी साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। या इसको हम थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये I इज इक्वल्स टू हो गया। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 है आपका E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो जो EMF है और करंट है, तो करंट में जो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, इसका मतलब करंट जो है EMF को लीड कर रहा है, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि EMF जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है। ये जो है इससे 90 डिग्री पीछे है, या करंट जो है EMF से 90 डिग्री आगे है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 3 करिए, 2 इसको माना जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 we found that current leads by EMF with a phase angle of 90 डिग्री। यानी कि करंट लीड्स बाय EMF विद अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी करंट जो है वो EMF से 90 डिग्री फेज एंगल से आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। ठीक, या दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं
EMF lags behind by alternating current by angle of 90 डिग्री। यानी EMF जो है करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये भी बोल सकते हैं, या ये आगे चल रहा है, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा हमें क्या यहाँ पे कंक्लूजन मिलना है, हमें इसका जो है फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं जो है ये आप पूरा नोट कर लेंगे, मैं इसमें जो है जो ज़रूरत की चीज़ें उनको रहने देता हूँ, बाकी मिटाया देता हूँ। आप जो है इनको नहीं लिखेंगे, मैं बस इधर रहने दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 की रिक्वायरमेंट है हमें, इधर का पोर्शन में मिटा दिया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, इनको भी मिटा दिया। यहाँ तक आपका लिखे ही हैं। देखिए अब जो है हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम आपको बताया गया था, आप जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। दूसरी ओर आपका जो ईएमएफ था वो अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन यही था, साइन ओमेगा टी, इसी को फर्स्ट इक्वेशन आपने माना था। अगर इसका हम फेजर ड्रॉ करें तो इसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट, ठीक है, और एंगल है ओमेगा टी, तो एक्स एक्सिस से ये ओमेगा टी एंगल पर होगा, ठीक। इसका कोई नाम हम रख देते हैं ओ ए, ये ओ है, ठीक। तो ये फेजर है एक ओ ए, जिसका एंगल एक्स एक्सिस से ओमेगा टी होगा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। अब हमें ड्रॉ करना है करंट का, तो करंट आप देख रहे हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इसका एंगल है। तो एक्स एक्सिस से यहाँ तक ओमेगा टी है और इससे पाई बाई 2 आगे, यानी कि 90 डिग्री और आगे जाएंगे हम, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है। ये हमारा जो है ओ बी है, और इस ये जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका आई नॉट को, ठीक है। तो ये हमारा इसका फेजर ड्रॉ हो गया। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि ईएमएफ जो है करंट से, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेशन मानते हैं, रोटेटिंग वेक्टर का, फेजर का। तो हमारा जो ई नॉट है वो पीछे है करंट से कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक, 90 डिग्री से, ठीक ना। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब इसका हम वेव डायग्राम अगर ड्रॉ करें, तो वेव डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ये है टाइम एक्सिस, और इधर की तरफ हम ईएमएफ भी लेते हैं और करंट भी लेते हैं, एसी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें तो ये तो आपका एज यूजुअल है, ये है आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक, ई। दूसरी ओर करंट की बात करें तो करंट इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, यानी कि अगर हम ईएमएफ को 0 पर मानते हैं, 0 डिग्री पर यहाँ पर, तो ये कहाँ पर होगा, 90 पर। इसका मतलब ये पीक पर होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा ये हमारा करंट होगा आई। तो ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में ये ईएमएफ का ग्राफ हो गया, और ये टाइम का, टाइम यहाँ पर दिख रहा है। जब आपका ईएमएफ 0 है तो टाइम मैक्सिमम पर है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, आगे चल रहा है करंट कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। तो ये जो है फेजर डायग्राम हो गया, क्लियर है। अब फेजर डायग्राम हो गया, तो फेजर डायग्राम के आगे हमें जो है एक और काम करना है, इसको पूरा आप कर लेंगे, उसके बाद जो है आप लिखेंगे, देखिए, फ्रॉम
इक्वेशन 2, इसीलिए मैं उधर मिटाया नहीं हूँ। इक्वेशन 2 देखिए क्या है आपका, E0 अपान 1 अपान सी ओमेगा इज इक्वल्स टू है I0। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपान R। क्लियर है, I इज इक्वल्स टू V अपान R होता है। वोल्टेज को आप EMF से रिप्लेस कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर जो वैल्यू आया हुआ है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इस तरह से लिख लें। अगर हम I0 निकालेंगे तो यहाँ E0 अपान R आएगा। इन दोनों को कंपेयर करें तो E0 रेजिस्टेंस के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 1 अपान सी ओमेगा। देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टेंस के प्लेस पर E0 है, यहाँ I0 है, ये जो है R के प्लेस पे आया हुआ है। तो इसको हम R को R नहीं यहाँ पर लिखते हैं, सिंस रेजिस्टेंस अक्रॉस या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर is known as कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। याद रखिए, देखो रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस होता है, ये जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कॉइल भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो जो कॉइल रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, क्यों नहीं इसको भी हम रेजिस्टेंस कह देते हैं? इसलिए नहीं कह सकते, या कह भी सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको भी हम अगर रेजिस्टेंस नाम देंगे तो हम बोलने में फर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे सब लोगों का एक ही नाम हो और ढेर सारे लोग हो, हमें बुलाना हो किसी को, तो हम इंडिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस है, उसका अलग नेचर है। जैसे ही हमने रेजिस्टेंस नाम दिया तो आप जान गए कि ये कोई वायर है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस है। मैंने कहा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है। और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहा जाएगा तो ये आपको याद रखना है कि ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक ना? तो जैसे ही अगर कोई भी व्यक्ति है, वो कह रहा है कि कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ऑफ डैश, तो आप किसका लिखेंगे? कैपेसिटर का होगा भाई। ठीक ना? तो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस किसका रेजिस्टेंस होता है? ये भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसका नाम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इसलिए रखे हैं ताकि आप नाम सुनते ही जान जाएं कि ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है XC से। याद है आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से रिप्रेजेंट किए थे, इसको हम XC से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं अब R की जगह क्या लिख सकता हूँ? XC इक्वल्स टू क्या है? R की जगह यहाँ 1 अपान सी ओमेगा है, तो XC का वैल्यू हो जाएगा 1 अपान सी ओमेगा। एक तो ये वैल्यू हो गया, यानी कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो सी ओमेगा होगा। अगर ओमेगा को हम ब्रेक करते हैं 2 पाई न्यू से, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं XC इज इक्वल्स टू 1 अपान कॉन्स्टेंट्स को पहले लिख देते हैं 2 पाई न्यू सी, जहां न्यू क्या है? अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दोगे तो कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब बात आता है कि हम डीसी का बिहेवियर देख लें, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज अक्रॉस AC इज 1 अपान 2 पाई
न्यू सी, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये फार्मूला और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, हम लोग करेंगे भी। अब बात आती है कि हम XC का वैल्यू जो है पता चल गया है, अब DC के साथ बिहेवियर देख लेते हैं। तो कैपेसिटर अक्रॉस DC करंट में क्या बिहेवियर होगा कैपेसिटर का देख लेते हैं। तो आपको पता है DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, तो कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2 पाई, न्यू की जगह 0 रखेंगे इंटू C, यानी 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी। इसका मतलब है DC के अक्रॉस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। DC के अक्रॉस कैपेसिटर क्या करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर हम कैपेसिटर को DC से जोड़ देंगे तो इस सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो होने देता है। इसलिए आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, अगर DC के क्रॉस अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ कैपेसिटर चार्ज होता है, जब तक चार्ज होगा तब तक करंट फ्लो होगा, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फ्लो नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि DC के क्रॉस ये जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि DC के साथ जो है कैपेसिटर इनफाइनाइट यानी वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इट्स ओके। सो today's class is over now, and if you have any doubt related to this topic you can ask on Google Classroom or WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.